हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं अभी हाल ही एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें जो नए प्रश्न पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GS का मिल जाएगा आपको। MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र GS का प्रैक्टिस सेट है। GDC एग्जाम की बात की जाए तो इसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एंड RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए अगर समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूपी PGT एग्जाम के लिए बहुत से बच्चों ने नोट्स की डिमांड की थी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया हो, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो आप इन्हें ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने ये कहा था। सेकेंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी यहाँ पर नोट्स हैं। एंड थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स की बात की जाए तो इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये नोट्स हो जाएंगे। किस तरह से दिए गए हैं, क्या है, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं। यहाँ पर है विकल्प भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास। यहाँ पर क्या होगा? विन्यास यानी स्टेटस सेट बताया गया है। बताएं, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन पथ के संस्कार हो जाएगा। ठीक है, जीवन यात्रा के संस्कार या जीवन पथ के संस्कार हो जाएगा। ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, किसने बात की है? वॉन ग्नैप ने बात की है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। अक्सर मैचिंग में इस तरह से इनका पूछ लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण से संबंधित यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। देखिए बात की जाए संस्कृतिकरण की अवधारणा की, तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? MN श्रीनिवास ने दी है। अब प्रश्न आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा या संस्कृतिकरण की अवधारणा इनमें से किस पुस्तक में बात की गई है? इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बुक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये कब आती है? 1952 में आती है। ये पुस्तक किसकी है? MN श्रीनिवास की है। MN श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात MN श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में की है, जो कि 1952 में आती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कैसी है, किसे कहा जाता है? अगर इसे समझे तो संस्कृतिकरण क्या है, तो श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या फिर जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक कर्मकांड है, जीवन शैली है, उसका कई पीढ़ियों तक अनुकरण करती है, ताकि उनका जो जाति पद क्रम में जो स्थान है वो क्या हो? पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। और ये व्यक्तिगत, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, ये हो गई परिभाषा। ठीक है, स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी प्रक्रिया है।
ना, या कौन सी अवधारणा, इसे क्या कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, निम्न हिंदू जाति या जनजाति के द्वारा उच्च जाति के या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांडों को व्यक्ति कई पीढ़ियों तक जब अपनाता है, उनका अनुकरण करता है, ताकि उसका जाति पथक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके, इसे ही इन्होंने संस्कृताइजेशन कहा था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। एक कुछ विशेषताओं से संबंधित इसका प्रश्न आता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन की इसमें बात की जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, दो तरफा प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है। हालांकि याद रखेंगे एम.एन. श्रीनिवास इसे क्या कहते हैं, एक तरफा प्रक्रिया मानते हैं। कौन, एम.एन. श्रीनिवास, ये आप याद रखेंगे। किसने माना है, एम.एन. श्रीनिवास इसे क्या कहते हैं, एक तरफा प्रक्रिया कहते हैं, ये याद रखेंगे। और एक संस्कृताइजेशन से रिलेटेड योगेंद्र सिंह का आता है। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था, संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया। ठीक है, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया इसे कहा था। ठीक है, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया या फिर अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया या फिर अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। किसने कहा था, योगेंद्र सिंह ने। किसको कहा था, समाजीकरण को कहा था। इस तरह से आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ध्यान रखेंगे पद में परिवर्तन है, संस्कृतिकरण क्या है, पद में परिवर्तन है, जाति में परिवर्तन नहीं है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पद में परिवर्तन है, जाति में नहीं है। ठीक है, जाति में परिवर्तन की बात नहीं है, सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत नहीं है। सांस्कृतिक परिवर्तन है, दो तरफा प्रक्रिया है। हालांकि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को एक तरफा प्रक्रिया माना। संस्कृतिकरण पद में परिवर्तन है, जाति में नहीं। योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया या अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स आपको बताए गए हैं और इस तरह से एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी याद रखेंगे, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले, ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संस्कृतिकरण से पहले एम.एन. श्रीनिवास इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे और उनकी आलोचना होती है। उसके बाद वे ब्राह्मणीकरण की जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है। ऑप्शन है, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट है। और दुर्खीम का क्या कहना था, कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं है। ठीक है, कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर अपराध ना पाया जाता हो, क्राइम ना होता हो। ये किसका स्टेटमेंट है, ये दुर्खीम का है, इसे आप याद रखेंगे। अब एक प्रश्न आता है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक कौन है, तो अपराध शास्त्र के जनक कौन है, नाम आपको याद आएगा, आना चाहिए। आपको बताया गया है लोम्ब्रोसो। ठीक है, लोम्ब्रोसो है। ठीक है, लोम्ब्रोसो है। इनका एक स्टेटमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या कहा था, अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, अपराधी क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। किसका कहना है, लोम्ब्रोसो का कहना है, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, अपराध किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा आपको याद रखनी है हैकर वॉल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। हैकर वॉल क्या कहते हैं, अपराध क्या है, कानून का उल्लंघन। ठीक है, कानून का उल्लंघन है
अपराध क्या है? कानून का उल्लंघन है। ये अपराध से संबंधित आपको यहाँ पर परिभाषा बताई गई है, किसके द्वारा? हैकरवॉल के द्वारा दी गई है। हैकरवॉल कहते हैं अपराध कानून का उल्लंघन है, इसे आप याद रखेंगे। सेथना का नाम आपको याद रखना है। सेथना ने कहा कि ऐसा कोई कार्य या फिर कोई त्रुटि, गलती जिसके लिए कानून दंड देता है या कानून के द्वारा दंड का प्रावधान है, ठीक है, ऐसे किसी भी कार्य या त्रुटि के लिए जिसमें जो कानून है वो दंड का प्रावधान करता हो या दंड देता है, उसे इन्होंने सेथना ने क्या कहा था? अपराध कहा था। कानून का उल्लंघन अपराध है, ये हैकरवॉल ने कहा है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में इस तरह से प्रश्न इनका पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स। यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम है, ठीक है, दुर्खीम है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? प्रश्नावली, अवलोकन, विकल्प ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑब्जर्वेशन होगा, विकल्प बी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन को शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। एक गुड एंड हॉट का आपको याद रखना है, उनका स्टेटमेंट, उनकी परिभाषा है, ठीक है। उन्होंने विज्ञान को कहा था कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और पुनः सत्यापन के लिए उसे, यानी विज्ञान को अवलोकन पर ही लौटकर आना पड़ता है। ये इस तरह से एग्जाम में आता है। आपने अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें ये इनका प्रश्न आता है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और पुनः सत्यापन के लिए विज्ञान को अवलोकन पर ही लौटकर आना होता है। ये किसका कहना है? गुड एंड हॉट का कहना है। अब अगर यहाँ पर अगर हम इसके प्रकार की बात करें, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की, तो ध्यान रखेंगे इसके 3 प्रकार है, ठीक है। अवलोकन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। एक हो जाएगा नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अनियंत्रित, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा? अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन है, अनियंत्रित अवलोकन है, ठीक है। और अनियंत्रित अवलोकन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनियंत्रित अवलोकन 2 तरह के होते हैं। एक सहभागी अवलोकन है, ठीक है, सहभागी अवलोकन है, और दूसरा क्या हो जाएगा? असहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, ठीक है। ये 2 तरह के अनियंत्रित अवलोकन होते हैं। तीसरा यहाँ पर होगा सामूहिक अवलोकन, ठीक है, सामूहिक अवलोकन। तो ये 3 प्रकार आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सहभागी अवलोकन, और एक सहभागी अवलोकन से संबंधित प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपको याद रखना है नाम लिंडमैन का, ठीक है। किसका? लिंडमैन का नाम याद रखना है। इनकी पुस्तक सोशल डिस्कवरी है, ठीक है, सोशल डिस्कवरी इनकी बुक है, जो कि 1924 में बुक आती है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये बुक पूछ ली जाती है। और कभी कभी सर्वप्रथम किसने पद्धति का प्रयोग किया, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सबसे पहले लिंडमैन द्वारा किया गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? केस स्टडी मेथड के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, या फिर परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या है उद्देश्य? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक अध्ययन पद्धति यानी कि केस स्टडी मेथड है क्या? तो किसी भी इकाई या कोई वस्तु ले ले या व्यक्ति ले ले, जब उसका गहन या व्यवस्थित तरीके से, जब सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? केस स्टडी मेथड कहेंगे, ठीक है। कोई इकाई है, वस्तु है या व्यक्ति है, जब उसका हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, तो ऐसे मेथड को क्या कहा गया है? केस स्टडी मेथड कहा गया है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। और वैदिक अध्ययन की बात करें, ठीक है, वैदिक अध्ययन पद्धति की बात की जाए तो वैदिक अध्ययन पद्धति के बारे में, ठीक है, बर्गेस क्या कहते हैं?
एक इनका नाम याद रखना है। बर्गेस के द्वारा क्या कहा गया था? सूक्ष्मदर्शीय पद्धति। ठीक है, वैदिक अध्ययन पद्धति को बर्गेस क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहते हैं, ये याद रखना है। किसने कहा है? बर्गेस ने कहा है। ठीक है, अगर इसके प्रयोग की बात की जाती है कि वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके किसके द्वारा किया गया, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लिपले ने किया है। ठीक है, वार्नर द्वारा किया गया है। लिपले हैं, वार्नर हैं, लिंड है। ठीक है, लिंड है। ऑस्कर लेविस का नाम भी आता है। ठीक है, ऑस्कर लेविस द्वारा भी केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एडरसन के द्वारा भी केस स्टडी मेथड का यूज किया गया है। और यहाँ पर परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन से यहाँ पर दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम है यहाँ पर। और इसके अलावा मैक्स वेबर, एल.एच. मॉर्गन, टी. वेबलन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम कौन है? कॉम्ट के उत्तराधिकारी। इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कॉम्ट का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? कौन इनमें से कॉम्ट के उत्तराधिकारी हैं? ठीक है, कॉम्ट का उत्तराधिकारी इन्हें कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा था? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? दुर्खीम के द्वारा बात की गई है। ठीक है, और अपराध को इन्होंने, क्राइम को क्या कहा था? समान व अनिवार्य तथ्य। याद रखेंगे, अपराध सामान्य व अनिवार्य तथ्य है, फैक्ट है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर क्राइम ना होता हो, क्राइम ना पाया जाता हो। आधुनिकता के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में इनका कहना था, आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको बताए गए हैं दुर्खीम के द्वारा, इसे आप याद रखेंगे। और सोसाइटी, ठीक है, समाज के प्रकार की बात की जाए, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 4 तरह के समाज की बात की थी। ठीक है, कितने तरह के समाज की बात की है? इन्होंने 4 तरह के समाज की बात की है। पहला हो जाएगा सरल समाज। ठीक है, सरल समाज है। दूसरा हो जाएगा बहुखंडीय सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा साधारण मिश्रित समाज, साधारण मिश्रित समाज हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चौथा हो जाएगा दोहरे मिश्रित समाज। चौथा क्या होगा? दोहरे मिश्रित समाज हो गया। तो यहाँ पर पहला हो गया सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज है। ये सभी किसके द्वारा बताए गए हैं? समाज के जो 4 प्रकार है वो दुर्खीम द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक व ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया? ऑप्शन है यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मॉर्टन। बताएं यहाँ पर सही क्या है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र को इन्होंने कहा था समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक एकता की बात की थी, जिसमें 2 तरह की एकता की बात की है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी थी, अपराध की भी इन्होंने, आत्महत्या की भी बात की है। अपराध पर तो इनका स्टेटमेंट भी रहा है, जो कि अभी आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक
संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बूथ, P.F. लजार्सफेल्ड, R.K. मर्टन, W.G. गुडे यहाँ पर दिया गया है। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर P.F. लजार्सफेल्ड होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एकल अध्ययन में सम्मिलित है, ऑप्शन है परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण या फिर उपयुक्त, सभी यहाँ पर सही होगा। बताएं, एकल अध्ययन में सम्मिलित है, यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकल अध्ययन की बात की जाए, केस स्टडी मेथड की बात की जाए, तो इसका प्रयोग किसने किसने किया है, इसे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। लिपले की जब हम बात करते हैं तो लिपले ने किस पर किया है? बाल अपराध अध्ययन पर। ठीक है, बाल अपराध के अध्ययन पर लिपले द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, एडरसन की अगर हम बात करते हैं तो एडरसन ने होबो संस्कृति पर किया है। ठीक है, होबो संस्कृति पर किया है। वार्नर की बात की जाए, ठीक है, तो वार्नर ने यांकी सिटी पर किया है। ठीक है, वार्नर है, वार्नर किस पे करते हैं? वार्नर यांकी सिटी पर करते हैं। लिंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने मिडिल टाउन पर किया है। लिंड ने मिडिल टाउन पर किया है, लिंड ने मिडिल टाउन पर किया है। तो ये फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाएगा, होबो संस्कृति या फिर यांकी सिटी पर अध्ययन किसका रहा है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि लिंड ने मिडिल टाउन पर अध्ययन किया था और उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? कोजर, डेहरनड्रॉफ, कोलिंस, सिमेल, यहाँ पर ऑप्शन है। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान किसने दिया है? इनकी पुस्तक की बात की जाए, कोजर, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। कोजर की बुक की बात की जाए तो इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कब आती है? 1956 में इनकी पुस्तक आती है। कोजर ने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष का सिद्धांत दिया था। इनके संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत नाम देने वाले कौन है? टर्नर। ये एक इस तरह से भी प्रश्न आता है कि कोजर ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया उसे प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने कहा था? तो टर्नर का नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। कोजर संघर्ष के प्रकार की जब बात करते हैं तो ये दो तरह के संघर्ष की बात करते हैं। एक वास्तविक संघर्ष है, वास्तविक संघर्ष, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष और दूसरा हो जाएगा अवास्तविक संघर्ष। ये कोजर ने ये दो टाइप्स बताए थे। ठीक है, और इसके अलावा कोजर ने ये भी कहा था कि जो संघर्ष की जब ये बात करते हैं तो ये संघर्ष को जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है उसके एकीकरण और उसके अनुकूलन को बनाए रखने में संघर्ष का योगदान है, ये भी इनका मानना था। हमारे लेविस का, ठीक है, कोजर का, सॉरी, ठीक है, कोजर का ये कहना था कि जो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है ये व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखने में मदद करता है, सहायक करता है। संघर्ष को उन्होंने सुरक्षा कवच कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघर्ष सुरक्षा कवच है, ये किसका कहना है? ये हमारे कोजर का कहना है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। संघर्ष को संगठनात्मक विघटनात्मक के साथ साथ संगठनात्मक मानने वाले भी कौन है, इस तरह से भी ध्यान रखेंगे आप। कोजर ही है। और कोजर किससे प्रभावित है? तो सिम्बल से प्रभावित है, इसे भी आपको याद रखना है। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मैलिनोवस्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविकी व्यवस्था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा मैलिनोवस्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर व्यक्तित्व व्यवस्था है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पेरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से कौन संबंधित है? पेरेटो ने 2 तरह की क्रिया की बात की थी। एक तो इन्होंने अतार्किक क्रिया की बात की है और दूसरा इन्होंने तार्किक क्रिया की बात की है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेरेटो कहते हैं समाजशास्त्र
समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा है, ये याद रखेंगे, पेरेटो के द्वारा कहा गया है। इतिहास के बारे में बात करते हैं, आपने सुना भी होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, देखा होगा आपने। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ठीक है। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये किसका कहना है, ये हमारे पेरेटो का कहना है, ठीक है। संपूर्ण इतिहास अभिजनों के संघर्ष का इतिहास, इस तरह से भी आता है, संपूर्ण इतिहास अभिजन यानी एलिट, अभिजनों के संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। इस तरह से भी इनका स्टेटमेंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। पेरेटो का इंपॉर्टेंट है। दो तरह की क्रियाओं की बात की, तार्किक और अतार्किक क्रिया। यहाँ पर अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है। स्पेंसर, टॉयनबी, लिपसेट, हॉबहाउस यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर स्पेंसर होगा। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, ठीक है। एक प्रश्न आता है केवल उद्विकास का, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। उद्विकास का जब सिद्धांत आता है तो अब यहाँ पर डार्विन हो जाएंगे, और जब सामाजिक बात आती है, ठीक है, सामाजिक शब्द जुड़ जाए, सामाजिक उद्विकास हो जाए, तब वहाँ पर स्पेंसर हो जाएंगे, ठीक है। और सामाजिक डार्विनवादी किसे कहा जाता है, इस तरह से पूछा जाए तब भी यहाँ पर स्पेंसर का नाम आएगा, ठीक है। स्पेंसर के द्वारा ये बात कही गई है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करना है। समाजीकरण से संबंधित है, यहाँ पर देखिए पूर्वाभासी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, किशोर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं सोशलाइजेशन की बात हो रही है। सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी, इसे आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम वर्णन करने वाले कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजीकरण की बात की है। यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना चाहिए, जॉनसन का, ठीक है। जॉनसन का नाम याद रखना चाहिए। जॉनसन ने कहा था सभी तरह का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज सम्मत यानी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है इसे ही सीखना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है, ये इनका कहना था। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रूम व सेल्जनिक का है। ब्रूम व सेल्जनिक ने तत्व बताए थे समाजीकरण के, 3 तत्व बताए थे। पहला तो इन्होंने साव्यव की बात की थी, ठीक है, साव्यव की बात की थी। दूसरा इन्होंने व्यक्ति की बात की है, और तीसरा इन्होंने समाज की बात की है। ये समाजीकरण के 3 तत्व, साव्यव, व्यक्ति, समाज, ये किसने बताए हैं, ब्रूम एंड सेल्जनिक ने बताए हैं। इसके अलावा स्टीवर्ट की बात की जाए, ठीक है, स्टीवर्ट एंड गिलिन की बात की जाए, स्टीवर्ट व गिलिन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी 3 तत्वों की बात की है, ठीक है। 3 तत्व ये भी बताते हैं समाजीकरण से संबंधित। पहला तो इन्होंने अंतरक्रिया को बताया है, ठीक है, पहला अंतरक्रिया को बताया है। दूसरा ये भावात्मक स्वीकृति की बात करते हैं, भावात्मक स्वीकृति है। तीसरा इन्होंने संचार व भाषा है, ठीक है, संचार व भाषा को माना है, ये तीसरा है। पहला अंतरक्रिया है, दूसरा है भावात्मक स्वीकृति, तीसरा है संचार व भाषा, ठीक है। जॉनसन ने आपको क्या बताया गया, जॉनसन क्या कहते हैं, सभी तरह का जो सभी तरह का जो शिक्षण है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, सभी तरह का जो शिक्षण है वो समाजीकरण में नहीं आता, बल्कि समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवहार होते हैं उनको सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। सबसे पहले किसने बात की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा बात की गई है। यहाँ पर सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले शिशु आएगा, उसके बाद बच्चा आएगा, फिर उसके बाद किशोर, किशोर के बाद प्रौढ़, और फिर पूर्वभाषी समाजीकरण आएगा। अच्छा, पूर्वभाषी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना जो कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन, निरपेक्ष परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है। समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना जो कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा प्रच्छन्न
परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोशल चेंज की बात की जाए तो किसने किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है, तो अगर हम यहाँ पर मैकेवर की बात करते हैं, ठीक है, मैकेवर की बात करते हैं तो ये सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को किसने सामाजिक परिवर्तन कहा है, मैकेवर ने कहा है। मैरल एल्ड्रिस की बात की जाए, मैरल व एल्ड्रिस की बात की जाए तो मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात की है इन्होंने। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये मैरल एल्ड्रिस के द्वारा कहा गया है। और इसके अलावा गिडेंस की बात की जाए, एंथोनी गिडेंस की, तो ये आंतरिक संरचना में परिवर्तन को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ये कीवर्ड्स शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से आपको याद हो सके, ठीक है। और गिलिन की अगर हम बात करें तो ये गिलिन किस में कहते हैं, जो हमारी स्वीकृत विधियां हैं, ठीक है, मेथड्स है जीवन के, स्वीकृत विधियां या हम कहें पद्धतियां, ठीक है, स्वीकृत विधियों में या स्वीकृत पद्धतियों में जो परिवर्तन है उसको इन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, ठीक है। डेविस की बात की जाए, ठीक है, डेविस संरचना या संगठन में, ठीक है, संरचना या आप संगठन कह लें, संरचना प्लस उसके प्रकार में परिवर्तन, ठीक है, संरचना प्लस उसके प्रकार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये आपको शॉर्ट में बता दिया गया है, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। मैकेवन ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, मैरल एल्ड्रिस ने मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, गिडेंस कहते हैं प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। गिलिन स्वीकृत समाज की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और किंग्सले डेविस ने कहा था कि समाज की जो संरचना है, जो यह हमारी जो सामाजिक संरचना है और उसके प्रकार में जब कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किसका कहना था, डेविस का कहना था, ठीक है। तो इतने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको कुछ परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है और वो यहाँ पर बताना है कौन सा। यहाँ पर जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन और तर्कणा परक यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक क्रिया की बात इन्होंने वेबर ने की थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और सामाजिक क्रिया को, ठीक है, सामाजिक क्रिया को क्या कहा था, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक क्रिया या व्यक्ति होगा, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने कहा, वेबर ने कहा है। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जनतांत्रिक नहीं होगा, पारंपरिक, मूल्यांकन और तार्किक यहाँ पर था। और इसके अलावा भावात्मक क्रिया की इन्होंने बात की थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, समूह का अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, टॉनीस, कूले, होम्स, समनर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। इन्होंने जेमिनशैफ्ट व जेसलशैफ्ट की बात की है, ठीक है। टॉनीज ने जेमिनशैफ्ट व जेसलशैफ्ट की बात की थी। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। होम्स ने मानव समूह की अवधारणा दी है, मानव समूह इनकी पुस्तक भी है। समनर यहाँ होगा, समनर ने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात की थी। संस्था की अवधारणा या संस्था उद्विकास की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोकवेज इनकी पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इसके अलावा नृजातीय केंद्रवाद, ठीक है, नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, केंद्रवाद की अवधारणा, नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा किसने दी है, समनर ने दी है। और याद रखेंगे, समनर के नेतृत्व में ही 1876 में येल विश्वविद्यालय, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय में इनके नेतृत्व में ही समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था।
ठीक है, किसके नेतृत्व में? समनर के नेतृत्व में 1876 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूहों के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? यहाँ पर ऑप्शंस में है हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, मैकेवर, जॉनसन। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर होगा हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। हेनरी मैन समाज के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, हेनरी मैन ने समाज के दो प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने प्रस्थिति समाज की बात की है। ठीक है, एक इन्होंने प्रस्थिति समाज की बात की है, दूसरा इन्होंने संविदा समाज बताया है। ठीक है, प्रस्थिति समाज है, दूसरा इनका क्या हो जाएगा? संविदा समाज ही एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। जॉनसन यहाँ पर दिया गया है, तो ये समाज के तत्व की बात करते हैं। ठीक है, कुछ समाज के 4 तत्व इन्होंने बताए हैं। ये कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है। नए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर हम जॉनसन के समाज के जो 4 तत्वों की अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने निश्चित क्षेत्र की बात की। ठीक है, समाज का जो 4 तत्व बताया उसमें एक इन्होंने निश्चित क्षेत्र को बताया। ठीक है, निश्चित क्षेत्र के बाद इन्होंने फर्टिलिटी को बताया था, प्रजनन बताया था। ठीक है, एक इन्होंने संस्कृति को बताया, विस्तृत संस्कृति होती है। ठीक है, विस्तृत संस्कृति की बात की है। और इसके अलावा चौथा है फ्रीडम, स्वतंत्रता की इन्होंने बात की है। तो ये समाज के 4 तत्व हैं जो कि जॉनसन के द्वारा बताए गए हैं। एक तो निश्चित क्षेत्र, दूसरा प्रजनन, तीसरा हो जाएगा विस्तृत संस्कृति और चौथा हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शन है। नातेदारी के अध्ययन में पहला महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर की बात की जाए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है। ठीक है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। इस तरह से अगर पूछा जाए, ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट किसका है? मैकेवर का है। यहाँ पर नातेदारी के अध्ययन में सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो ये मॉर्गन का रहा है, इसे आप याद रखेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने नातेदारी के प्रकार कितने बताए थे? 2 प्रकार बताए थे नातेदारी के। एक तो इन्होंने रक्त संबंधी बताया है। ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा विवाह संबंधी नातेदारी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? विवाह संबंधी नातेदारी हो जाएगा। रक्त संबंधी है और दूसरा क्या है? विवाह संबंधी नातेदारी है। ये किसके द्वारा बताया गया है? ये रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताया गया है। हैविलैंड का भी आप याद रखें। ठीक है, हैविलैंड का भी याद रखें। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। एक तो रक्त संबंधी बताया। ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा इन्होंने विवाह संबंधी बताया है। 2 सेम हो गए। ठीक है, ब्राउन से हैविलैंड के। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या बताया? तीसरा इन्होंने विस्तृत नातेदारी बताया। ठीक है, विस्तृत नातेदारी। तो ये 3 तरह की नातेदारी हैविलैंड ने बताया, ब्राउन ने रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी की बात की है। और मॉर्गन की बात की जाए तो उन्होंने नातेदारी का वर्णात्मक व वर्गात्मक नातेदारी की बात की थी। ठीक है, ये शब्दावलियों का जो प्रयोग है ये मॉर्गन द्वारा किया गया था। वर्गात्मक नातेदारी व वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक या फिर अर्ध समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी। ठीक है, कूले की अवधारणा है, किस पुस्तक में दी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक इनकी 1909 में आती है। 3 उदाहरण इन्होंने बताए थे प्राथमिक समूह से संबंधित। एक तो इन्होंने परिवार को बताया, दूसरा इन्होंने पड़ोस को बताया, परिवार है, पड़ोस है, और तीसरा हो जाएगा मित्र मंडली। तीसरा क्या होगा? मित्र मंडली हो जाएगा। और यहाँ पर अर्ध समूह है, क्वाइसी ग्रुप है। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग। और साथ में आपको एक नाम याद रखना है, बोटोमोर का हो सकता है। जिन्सबर्ग ऑप्शन में ना हो तो आपको बोटोमोर को टिक करना होगा ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान को किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 20, 21, 37, 40। कौन से अनुच्छेद में पंचायत गठन की बात की गई है?
यहाँ पर अनुच्छेद आपको, हालांकि ये प्रश्न कराया जा चुका है, अनुच्छेद यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 40 में की गई है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपको याद रखना है 73वां। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। ठीक है, और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? ठीक है, मतलब 73वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में ही से क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। एक होता है लागू। ठीक है, तो आपको याद रखनी है 23 अप्रैल 1993 से यह क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें टोटल 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, हालांकि 11वीं अनुसूची पूछी जा चुकी है। विषय इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। 29 पूछा जा सकता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लागू कब से हुआ था? तो 1993 से लागू हुआ। संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको यहाँ पर बताए गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है। यह किसने कहा? ऑप्शंस है यहाँ पर वीवी गिरी, जीडी एच कोल एंड बैरॉन आर ए लिस्टर यहाँ पर दिया गया है। श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीडी एच कोल। जीडी एच कोल होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत, जाति प्रथा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? ऑप्शन है यहाँ पर मेलानोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा पार्सन्स। ठीक है, सोशल सिस्टम की बात पार्सन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की इकाई पार्सन्स किसे मानते हैं? सामाजिक व्यवस्था की इकाई, सामाजिक व्यवस्था की इकाई पार्सन्स ने किसे माना है? एक्शन को माना है, क्रिया को माना है। इसे आपको याद रखना है। और पार्सन्स कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक जब व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, एक या एक से अधिक जब व्यक्ति होते, ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में, या हम कहें कर्ताओं के बीच में, जो हमारे समाज के मानक है, मूल्य हैं, उनके अनुसार जब अंतरक्रिया होती है, और जब यही अंतरक्रिया निरंतरता का रूप लेने लग जाए, ठीक है, बार बार अंतरक्रियाएं होने लग जाएं उन व्यक्तियों के बीच में, तो जो ये बार बार अंतरक्रियाएं होती हैं, उसको ही इन्होंने क्या कहा है? सोशल सिस्टम कहा है, सामाजिक व्यवस्था कहा है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? पार्सन्स ने दिया था। इकाई किसे बताते हैं? सामाजिक व्यवस्था की क्रिया को बताते हैं पार्सन। तो यहाँ पर सी होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।